तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्यूम्यूलेटेड प्रिंसिपल निकालेंगे। टोटल हम लोग कितना प्रिंसिपल हर साल दिए, पहला साल तो हम लोग 8,000 ही प्रिंसिपल दिए, 2 साल में हम लोग कितना प्रिंसिपल पे ऑफ कर दिए, 18,000। 3 साल में हम लोग कितना पे ऑफ कर दिए, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, टोटल हम लोग 28,000 पे ऑफ कर दिए। और 4 साल में हम लोग टोटल 39,000 पे ऑफ कर दिए। तो ये हम लोग का एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल है, इतना टोटल हम लोग पे ऑफ कर दिए। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। पहला साल डेप्रिसिएशन हुआ था 5,425 का, दूसरा साल टोटल इतना डेप्रिसिएशन हुआ था, मतलब 11,077.5। तीसरा साल ये प्लस ये इतना डेप्रिसिएशन हुआ था, तो 16,817.5। 4 साल में पूरा इतना डेप्रिसिएशन हो गया, 22,627.5, टोटल इतना हो गया। अब हम लोग फिर से लिखेंगे एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, तो इसका भी एक्यूमुलेशन करेंगे। पहला साल एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना था, 2,575। 2 साल में कितना हो गया, टोटल करके देखो, 6,922.5। 3 साल में एडवांस डेप्रिसिएशन कितना हो गया, तीनों को ऐड करेंगे, 11,182.5। चारों साल का एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 16,372.5। अब क्या लिखेंगे, देखो ये वाला एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन 1 है, ये वाला एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन 2 है। अब लिखेंगे लोअर ऑफ 1 and 2, दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों इक्वल है तो यही वाला लेंगे। इन दोनों में हम लोगों का छोटा कौन सा है, यही वाला आएगा। इन दोनों में भी यही आएगा, इन दोनों में भी हम लोगों का यही आएगा। तो इस तरह जो हम लोग निकाले एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, ये वाला हम लोग का काम का है। ये वाला जो एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन निकला, ये हम लोगों का काम का है। तो इसको जो हम लोग उस पेज में लिखेंगे वो ये वाला डेप्रिसिएशन को लिखेंगे, एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,575, 4,347.5, 4,260,5190, ये वाला हम लोग लिख लिए। अब क्लियर हम लिखे थे ए प्लस बी, तो इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 5,425 प्लस 2,575, 8,000। यहाँ पे वही 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे 11,000। तो हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन इतना आ गया। तो एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि हम लोगों ने राइट बनाया है, ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा ये इस प्रिंसिपल अमाउंट से इक्वल रहना चाहिए। अगर टोटल डेप्रिसिएशन प्रिंसिपल रीपेमेंट से इक्वल है, मतलब एग्जाम में हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग पूरा सम राइट बनाए हैं। अगर टोटल डेप्रिसिएशन प्रिंसिपल रीपेमेंट के इक्वल नहीं है, मतलब हम लोगों ने एरर किया। तो अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है हम लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, देखो जब भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का टोटल कैपिटल कॉस्ट होता है, जैसे सोचो किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने 100 लाख का कोई सामान खरीदा है, कोई एसेट खरीदा है एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो वो लोन लेके भी खरीद सकता है, अपना इक्विटी का पैसा से भी खरीद सकता है। अगर वो लोन के पैसे से खरीदता है तो मिनिमम 70% लोन उसको लेना ही पड़ेगा, मतलब कम से कम 70% लोन लेना ही पड़ेगा। वो इससे ज्यादा लोन ले सकता है पर इससे कम लोन नहीं ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर एसेट खरीद रहा है तो उसको कम से कम उस अमाउंट का, जितने का वो एसेट खरीद रहा है उसका 70% का उसको लोन लेना ही पड़ेगा। पर इक्विटी में, इक्विटी से वो कितना पैसा लगा सकता है, मैक्सिमम 30%। इक्विटी से वो 30% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता है, मतलब 32%, 35% वो इक्विटी से पैसा
नहीं लगा सकता है। 30 से उसको नीचे रहना होगा, 30 या 30 से नीचे। और लोन लेंगे तो 70 या 70 से ऊपर। मिनिमम 70%, 30% मैक्सिमम। अब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मली जब हम लोग रेशियो चैप्टर करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला होता है, पैट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पर यहाँ पे रेशियो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फिक्स है, जितने का भी इक्विटी होगा उसका 14%। ये 14% रेट जो है ये फिक्स्ड है, ये इस एक्ट में दिया हुआ है। 14% ही रिटर्न रहता है। तो जो भी इक्विटी का अमाउंट होगा उसका 14% इज फिक्स्ड। हमेशा 14% हम लोग मार देंगे। अब इलस्ट्रेशन 17 देखो। इलस्ट्रेशन 17 में बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो क्लियर, हम लोग को एग्जाम में समझ में आ जाएगा, ये सिक्स्थ कॉन्सेप्ट से सवाल है। बोल रहा है डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, हम लोगों ने काम शुरू किया है 2010 से। अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट इज 15 लाख। अप्रूव्ड कितना किया गया है? 15 लाख। मतलब हम लोग 2010 में जो एसेट खरीदे थे वो 15 लाख का था। नीचे हम लोग को क्या दिया हुआ है? एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, हर साल का एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। तो बेसिकली हम लोग को इसमें निकालने क्या बोला है? रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल सा बात है, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी ही निकालना है। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे? कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। जो निकालने बोला है उसी को हम लोग हेडिंग में देंगे। कितना साल का सम दिया हुआ है? 4 साल का। तो 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग तब से क्या लिख रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों का 15 लाख है, उसमें हम लोग एडिशनल कर रहे हैं। सेम फॉर्मेट जो डेप्रिसिएशन के लिए था। ये पूरा दिया हुआ है 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। का 30% होगा ना? क्या दिया है? नहीं नहीं, पहले पूरा लिख लो। 1 लाख अच्छा। और फिर 30,000 है, फिर 20,000 है। जैसे डेप्रिसिएशन में कर रहे थे अभी पूरा वैसे ही लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते टाइम भी हम लोग यही करेंगे। तो हम लोग क्या किए? अब क्लोजिंग बैलेंस लिखे। तो यहाँ पे 16 लाख। अब इसका क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग बन गया। यहाँ 16,30,000। इसका क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग बन गया। इसमें इसको प्लस किए तो 16,50,000। इसका क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग बन गया 16,60,000। ये जैसे अभी किए थे। फिर हम लोगों ने एवरेज बैलेंस भी निकाला था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो 15 लाख प्लस 16 लाख इंटू बाई 2। 15 लाख प्लस 16 लाख बाई 2। तो 15,50,000। इसमें भी सेम, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। 16,15,000। इसमें भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। 16,40,000। इसमें भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो 16,55,000। तो अभी तक कुछ भी नया नहीं किए। अब इसमें इसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है। एक तो रेट भी नहीं दिया है, दूसरा तुम बोलोगे 90% लेके कर देंगे। डेप्रिसिएशन निकालने ही नहीं बोला है, बोल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल। तो एवरेज इक्विटी। अब इक्विटी से कितना पैसा लाए हैं ये बात सब में नहीं बोला है, तो मैक्सिमम कितना ला सकते हैं? 30%। तो इन सब का 30% करेंगे हम लोग। इक्विटी से कितना लाना था तो इसका 30% ही हम लोग मैक्सिमम ला सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं। तो 15,50,000 का 30%, 16,15,000 का 30%। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का क्लियर था। जो भी इक्विटी होगा उसका 14% ही रिटर्न है, तो इन सब का 14% कर देंगे। तो 65, 100, 67, 830,
6,880,6951,0। हम लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया। इलस्ट्रेशन 18 में देखो, इलस्ट्रेशन 18 में बोल रहा है कि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हम लोग को वो बनाना है, पीएल और बैलेंस शीट। बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट जैसे शेड्यूल 3 में बनाते थे वैसे ही बना हुआ है, देखो। तो वही जैसे शेड्यूल 3 में बनाते थे इसका सेम है। इलेक्ट्रिक जैसे बैंकिंग का खुद का एक फॉर्मेट था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का खुद का बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे ऑथोराइज लिखते हैं, इशूड लिखते हैं, सारा रिजर्व इसमें डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये डिट्टो वैसा ही है, इसमें कुछ भी नहीं है।